हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गणित पेडागोजी और गणित पेडागोजी की ये हमारी दूसरी अभ्यास सीरीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। और प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत मुश्किल से इन प्रश्नों को एकत्र करती हूँ, संकलित करती हूँ। आपकी कई सारी जो ओल्ड बुकलेट्स हैं उनको उठाती हूँ और उसके बाद अलग से बुक्स को उठाकर अपने से क्वेश्चंस को बनाती हूँ। बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, ताकि उसी के हिसाब से मैं अपने काम को करूं। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ये आपके पास खुद दिमाग है, आप खुद कर सकते हैं। इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है और गणित के अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज दिए गए हैं। और ये जो प्रश्न आपका 2015 में आया हुआ है। तो देखिए, जो आकांक्षा एक स्टूडेंट है वो गणित की अध्यापिका बनना चाहती है, उसके अंदर कौन कौन से मैथ्स को लेकर गुण होने चाहिए वो देखिए। दिया है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए आवश्यक अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए उसके अंतर्गत। या फिर दूसरा पॉइंट है आपका संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर। या फिर बिना समय लगाए समस्याओं, सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। और या फिर आपका चौथा ऑप्शन है कि अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर प्राथमिक हो या आपका उच्च प्राथमिक हो, दोनों ही कंडीशन में यही होता है कि आप जो विषय पढ़ाएं, सिर्फ मैथ के लिए नहीं, आप जो भी विषय पढ़ाएं वो उसके वास्तविक जीवन से एग्जाम्पल अगर आप डाल देते हैं उस टॉपिक में, तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, समझता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन देखिए बहुत सही दिया है कि उसके अंदर आकांक्षा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए अगर वो टीचर बनती है। तो दिया है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए आवश्यक अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए और साथ में उसके अकॉर्डिंग समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर रेखागणित शिक्षण की विधि। अगर रेखागणित आप पढ़ाते तो कौन सी विधि होगी? प्रदर्शन विधि, खेल विधि, आगमन विधि या संश्लेषण विधि? रेखागणित है तो आपका खेल विधि तो पहले कट गया। आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपको गलत लगता है आप पहले उसे क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि क्रॉस करने के बाद आपके ऑप्शन कम हो जाएंगे और आपको उसी हिसाब से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप पहले ऑप्शंस जो गलत लगते हैं उसे क्रॉस कर दीजिए। अगर राइट ऑप्शन ऑलरेडी पता है तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे अनुमान के अकॉर्डिंग, अपने हमारे जो अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसीलिए आप गलत वाले पॉइंट को पहले काट देंगे तो आपके लिए प्रश्नों को हल करना इजी हो जाएगा। आगे देखिए, दिया है कि आगमन विधि। आगमन विधि भी नहीं होगा, संश्लेषण विधि नहीं, बचा आपका ऑप्शन ए और यही होगा प्रदर्शन विधि। क्योंकि रेखा गणित में जब तक आप ग्राफ को प्रदर्शित नहीं करेंगे, चित्रों को दिखाएंगे नहीं, तब तक मैथ्स को पढ़ाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ से रेखागणित शिक्षण की जो विधि है वो प्रदर्शन विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। और ये प्रश्न आपका 2015 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा कथन सही है? दिया है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होगी। एक सम संख्या है और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग सदैव विषम ही आएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्या होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्योंकि एक विषम संख्या, एक सम संख्या लेंगे तो मान लीजिए 4 ले लिया आपने, और एक विषम संख्या बोलता है एक विषम संख्या में आप 5 लीजिए, इसका जोड़ सदैव 9 है। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, आपका जोड़ हमेशा विषम ही आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा दिया है कि दो विषम संख्याएं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगी। दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है। तो दो विषम संख्याएं सम हो गई और जब उसमें हम सम संख्या जोड़ेंगे तो दो सम संख्याओं का योग सम होगा। तो यहाँ पे दो विषम और एक सम संख्या बनकर सम संख्याओं का योग देगी, इसलिए आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से ये आपका ऑप्शन 2 सही है। लेकिन और जो 2 और ऑप्शन है उन्हें भी देख लीजिए। 3 विषम संख्याओं का योगफल, 3 विषम संख्याओं का योगफल लेते हैं और
योगफल एक सम संख्या होगी, नहीं, दो सम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। और तीन हम अगर संख्याएं लेंगे तो फिर वही हो गया हमारा एक सम संख्या और एक विषम संख्या, और एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हाँ सदैव आपका विषम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। और चौथा ऑप्शन दिया है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होगी। कैसे देखते, हम तीन संख्या ले लेते, तीन गुणिते यही ना हुआ, 3 त्रिक 9, 9 का 9 8 27। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 5 करते हैं तो 5 × 5 = 25 और 25 25 हम 125। तो देखिए 125 और 27 क्या है, आपकी सम संख्या नहीं है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्या होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। सही ऑप्शन क्या हुआ, प्रश्न के हिसाब से आपका सही ऑप्शन 2 हुआ कि दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योगफल सम संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गणित विषय की सहायक सामग्री कौन सा एक उपयोग नहीं है। अगर गणित विषय में सहायक सामग्री यूज करें तो कौन सा उपयोग नहीं होगा, वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना। अगर आप हेल्प लेते हैं किसी विषय वस्तु की, अब जो उपयोग हमारे सहायक सामग्रियां हैं, तो जाहिर सी बात है वो विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए होंगी, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा गया है नहीं, तो आप नहीं को इग्नोर करके है जो, यानी कि क्या है, अगर हम सहायक सामग्री का यूज़ करते हैं तो कौन से पॉइंट उपयोगी होंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा और उस पर टिक लगाते चलिएगा। तो पहला तो उपयोगी है, दूसरा देखिए नवीन भाषा शैली का ज्ञान, भाषा शैली का ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है कंफ्यूजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है। अगर हम सहायक सामग्री का यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है जो मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक है उनके अधिगम में भी हेल्प होगी, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। अगला पॉइंट है कि छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु आवश्यक, और ये तो बहुत ही आवश्यक, इसलिए ये पॉइंट भी सही हुआ। आपका बचा क्या, नवीन भाषा शैली का ज्ञान। नवीन भाषा शैली का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भाषा शैली का जो विकास होगा वो हिंदी भाषा, यानी कि जो भाषा से रिलेटेड वहाँ पे जो पढ़ाया जाता होगा वो उसके लिए हेल्पिंग है, मैथ के लिए नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन 2 यहाँ से बच रहा है, और ये नहीं जो है, ये जो नहीं शब्द है ये आपका किसको दिखा रहा है, यही इस ऑप्शन को दिखा रहा है, तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है। जो गणित विषय आप पढ़ाते हैं उसमें सबसे सुंदर पाठ्य पुस्तकें कौन सी हो जो बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है, और ये प्रश्न आपका 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, पूछा तो जा रहा है प्राथमिक स्तर का, और आंसर में दिया है उच्च कक्षाओं का। अब छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ी बच्चों से तुलना करें तो ये सही तो है नहीं, क्योंकि बच्चा जिस क्लास में होता है उसके लिए उसका लेवल ही हार्ड होता है, तो उसकी उच्च कक्षाओं से हम तुलना क्यों करेंगे, संबंध क्यों जोड़ेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। दूसरा देखिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित, पहला गलत है आपका, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो ये पॉइंट हमको सही लग रहा है, लेकिन हमें और पॉइंट्स पढ़ने हैं अभी। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो हम तरीका अपनाते क्या ज़रूरी है कि वो श्रेणीबद्ध हो, बच्चे की IQ पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से क्या समझाएं, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। अगला पॉइंट देखिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत, अमूर्त जो प्रत्यक्ष है और जो सरल है उसको प्रदर्शित करना चाहिए। और जो आपका देखिए 2 ऑप्शन यहाँ से आपके बचे, एक तो दूसरा है और दूसरा है चौथा, 2 पॉइंट बचे। और दूसरे पॉइंट में ध्यान दीजिए कि सरल से जटिल नहीं है, वरन जटिल से सरल है। तो हम बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है हम पहले सरल चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके बाद जटिल, तो यहाँ भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। बचा ऑप्शन 4, तो यही ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर गणित के पुस्तकों के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो KVS के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला अंत का तात्पर्य होता है कि बच्चे अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके। देखिए हर एक पॉइंट, अगर हम बिल्ली शब्द कहें और बच्चे से कहें कि एक लाइन बोले,
तो हर बच्चा अपनी अपनी फीलिंग्स अलग निकालेगा। लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है या बुक पे लिखा है बिल्ली के बारे में एक लाइन, तो हर बच्चा वही चीज़ बोलेगा। यानी कि जब जिन शब्दों, जिन चीज़ों को वो अपने अंदर की फीलिंग्स निकाल लेता है, जिन पॉइंट्स पर वो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए क्या है, समझिएगा भाव को। पहला ऑप्शन है कि कोई दो संख्याएं लिखिए और जिनका गुणनफल 45 हो। तो यहाँ पे काम एकदम फिक्स हो गया, दो संख्याएं हैं और उसका गुणनफल आपको 45 ऑलरेडी दे रखा है, तो बच्चा यहाँ पे कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान निकालना है। यहाँ भी एक कार्य है और वो कार्य भी एकदम फिक्स है। अगला, यहाँ पे भावनाएं नहीं निकल रही हैं कहीं। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिए, 15 में आपको 3 का मान ज्ञात कर, 15 गुणित 3 करेंगे तो उसमें आपका मान ज्ञात करना है 15 गुणित 3 का। तो ऐसी कंडीशन में भी कार्य फिक्स है, बच्चा अपने मन भाव को नहीं बता सकता, उस कार्य को ही कंप्लीट करेगा। अगला ऑप्शन दिया है कि आपको, जो आप हैं, 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। बच्चे से आप पूछेंगे कि आप, यानी कि बच्चे के लिए एक टीचर पूछेगा कि आप 15 को 3 से जब गुणा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए तरीका क्या यूज़ कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अब वो बताएगा कि उसने 15 में 3 का गुणा कैसे किया। तो ये कंडीशन उसकी भावनाओं को व्यक्त करेगा, क्योंकि वो जो कर रहा है उसे शब्दों में बोलेगा और अपने अंदर जो फीलिंग्स है उसके अंदर वो बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पे यही ऑप्शन इसका सही हुआ कि ऑप्शन 4 की खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका वही है जो बच्चे की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बताया जा रहा है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर है, गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। विद्यार्थी का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। यहाँ पे 2 ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजन कर रहे हैं, जिसमें आपको शक्तिशाली की शक्ति तो ये खत्म हो जाता है और मन की भाषा ये भी खत्म हो जाता है, बचते हैं आपके 2 ऑप्शन, ये दोनों। तो यहाँ भ्रम है कि विद्यार्थी का दुश्मन या मस्तिष्क का व्यायाम। तो देखिए टीचिंग लाइन में किसी को किसी का दुश्मन नहीं बताता, क्योंकि हम क्या है, हम बच्चों को उस तरह से मोटिवेट नहीं करते, उनको इजीली पैटर्न नहीं देते, जिसके कारण से बच्चे मैथ्स में थोड़े वीक होते हैं। हालांकि कुछ आईक्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि बच्चों को हम उसी हिसाब से मोटिवेट करें और चले, और बच्चे किसी सब्जेक्ट को अपना दुश्मन न समझे, क्योंकि गणित बहुत ही अभ्यास का टॉपिक है और बच्चे अभ्यास नहीं करना चाहते, इसलिए उससे क्या समझते हैं, दुश्मन के रूप में देखते हैं। हालांकि ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं से आप समझ रहे होंगे कि गलत है, ये पॉइंट भी आपका गलत है। बच्चा क्या, आपका मस्तिष्क का व्यायाम है। ठीक है फ्रेंड्स, गणित क्या है, मस्तिष्क का व्यायाम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण को और अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। और ये 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, कहा जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शंस देखिए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आप जानते हैं मैथ के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये पॉइंट सही लग रहा है। अगला है कि कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तो मौखिक प्रश्न क्यों है, बच्चे अंकों को पहचानेंगे, लिखेंगे, गुणा और भागे इन जैसे पैटर्न्स को बिना लिखित तौर पे नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि क्लास 2 में भी बच्चे से सवाल करवाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना ये चाहिए, यानी कि तुलना की जाइए, उसके हिसाब से बराबरी कर चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि जब आपने मैथ्स पेडागोजी में पढ़ा रही तो मैंने आपको बताया कि मैथ हर सब्जेक्ट का एक आधार है। तो ऐसी कंडीशन में मैथ अपने आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसकी तुलना आप किसी और सब्जेक्ट से करें तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। अगला ऑप्शन देखिए, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि जब हमने वहाँ पढ़ा था तो हमने देखा था कि मैथ हर सब्जेक्ट का आधार होने के कारण मैथ को सबसे पहले रखना चाहिए। और ये भी देखा था कि क्लास 8 के बाद 9-10 के बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो मैथ वहाँ पर ऑप्शनल न होकर उसे परमानेंट करने वाली बात भी आई थी सामने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 सही बनता है कि अगर
कक्षा 1 और 2 में गणित पढ़ाया जाए तो उसके लिए अधिगम का कौन सा तरीका है कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि या निगमन विधि। देखिए, आगमन विधि में हम क्या करते हैं, बातें बता देते हैं और उसके हिसाब से इसे पाना होता है, तो बच्चा क्या करते हैं, अपने नियम को बनाता है इसे पाने के लिए। आगमन विधि ये है और प्राप्त ये करना है, तो क्या करते हैं, इससे पाने के लिए जो बच्चा तरीका यूज करता है वो अपने नियम बनाता है। तो इस कंडीशन में ये समझ लिए कि आगमन विधि में नियमों की स्थापना की जाती है, जबकि निगमन विधि में आपको नियम ऑलरेडी दिए होते हैं और उसके हिसाब से आपको चलना होता है, और आगमन में आप अपने से नियम बनाकर चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आज की वीडियो की आखिरी प्रश्न है, दिया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? अभी आपने ऊपर देखा प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक से ही रिलेटेड था, और ये आखिरी प्रश्न भी है, शब्दों को थोड़ा सा घुमाया गया, प्रश्न वही रखेगा, और जानबूझकर मैंने आज की ही वीडियो में दोनों डाले हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या दिए हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए जो पॉइंट पूछा जाता है, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बुकलेट कलरफुल न हो, रंगीन न हो, बड़ा भड़ा बूढ़ा न हो, इसके कारण क्या करते हैं वो एकदम क्लीन करते हैं। आप क्लीन मत कीजिए, क्योंकि क्लीनता ये तो ठीक है, क्लीन होनी चाहिए, लेकिन आप पेंसिल का यूज़ कीजिए, लेकिन हर पॉइंट को कलरिंग नहीं करेंगे तो आपके प्रश्न इतने लंबे होते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाएगा। अगर वहाँ पे आप सर्किल बनाते चलेंगे मेन पॉइंट्स पर, तो वो आपके दिमाग में फटाफट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं, उनमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ अभ्यास किया जा सके, ये पॉइंट सही है। और पूछा क्या है, कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, तो ये पॉइंट तो सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये भी पॉइंट सही है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये पॉइंट तो कुछ गलत लग रहा है, इसलिए हम वहाँ पे गलत काट देते, ज़रूरी नहीं कि बुक मोटी हो और बड़ी हो। अगला है, इसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए, ये पॉइंट भी सही है। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट सही दिखाई दे रहे हैं और एक है पॉइंट गलत, और यहाँ पे नहीं शब्द नहीं दिया। अगर नहीं शब्द देता तो आपका ये पॉइंट सही हो जाता, लेकिन नहीं शब्द नहीं दिया, इसलिए ये पॉइंट अपने आप में तो गलत है। बच्चे हमारे तीनों हमको सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के अच्छे पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो है यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय, जो अवधारणा है, जो नियम होते हैं वो क्या है, संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। परिचय उनका संदर्भों के माध्यम से दिया जाना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो आकर्षक और रंगीन, ये तो द्वितीय पॉइंट में आ गया आपका कि वो आकर्षक और रंगीन हो, और जो हमें कि अधिगम करना है, IQ उनका देखना है, तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन 4 सही होता है। और पहला है, उनमें केवल बहुत अभ्यास जरूरी नहीं है कि उस बुक में ही हो, बुक के अलावा कहीं और भी अभ्यास किया जा सकता है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। और दूसरा भी पॉइंट, तीसरा तो गलत है। अब बचा आपका चौथा पॉइंट, यही पॉइंट आपका सही है कि उसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स केवल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।